नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 28 जो है अक्टूबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलता रहे। देखिए त्योहार आ रहा है, लेकिन त्योहार में आप लोग जो है इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि आप कम से कम अपने करंट अफेयर्स के सीरीज को जो है ब्रेक मत करिएगा। हालांकि बीच में छुट्टियां रहेंगी, आप लोग को बता दीजिएगा, सूचित कर दिया जाएगा कि किस किस दिन जो है नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि त्योहार तो मनाना है, फेस्टिवल्स को एंजॉय तो करना है, लेकिन जब जब आपका करंट अफेयर्स इस बीच में रिलीज होगा, लगभग 30 तारीख तक आपका करंट अफेयर्स आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सीरीज छोड़नी नहीं है, ब्रेक नहीं करनी है। बीच में 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी, आप उसमें जो है सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। बीच में करंट अफेयर्स नहीं आएगा, दिवाली के बीच में शायद जो है लगभग 30 के बाद नहीं आएगा, फिर 4-5 को आएगा, 5 को आएगा। तो इस बीच में जितना भी गैप रहेगा सारा का सारा आप रिवीजन कर लीजिएगा, जो छूट गया होगा देख लीजिएगा और इसके अलावा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कम से कम अगर कुछ नहीं पढ़ेंगे तो करंट की प्रैक्टिस प्लस कुछ और टेस्ट वगैरह लगाना चाहेंगे तो आप जो है सुबह उठ करके जो है कम से कम 2 घंटे आप ये काम 2.5 घंटे निकाल लीजिएगा। मतलब 2-3 घंटे आप इस बिजी शेड्यूल में भी आप निकालने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। ये मेरी आपसे छोटी सी क्या है रिक्वेस्ट है। बाकी संभवतः कल शायद धनतेरस है या हो सकता है शायद कुछ लोग परसों मनाएंगे, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग जो है जीवन में सब कुछ जो है क्या है अच्छा रहे, बहुत ही बेहतर रहे और धन धान्य और अच्छे आचरण की समृद्धि आपके भीतर हो, क्योंकि धन धान्य तो होना जरूरी है लेकिन एक अच्छे आचरण का भी होना क्या जरूरी है। तो मेरी तरफ से डिकोड एग्जाम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप धनतेरस चाहे कल मनाएंगे या परसों मनाएंगे, जब भी मनाएंगे एडवांस में मैं आपको जो है इसकी शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है। लेकिन उसके पहले जो सूचना आपको देनी होती है वो मैं दे रहा हूं कि यदि आपका फोकस बेसिकली यूपीपीसीएस और आरओ दोनों एग्जाम पर है या किसी एक एग्जाम पर है, तो आपके लिए डिकोड एग्जाम की पहल पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पहले ये आरओ के लिए चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसमें क्या है, स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उसको डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमने क्या काम किया है, ये अब पीसीएस को भी इसमें हमने ऐड ऑन करवा दिया है। तो अब प्रोग्राम का नाम क्या हो गया है, आरओ एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से आप लोग क्या कर पाएंगे कि इसके माध्यम से आप लोग को 9000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी अब ये समय ये हो गया है कि आप बार बार क्या करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, मल्टीपल टाइम जो है आप इसको प्रैक्टिस करें और अपने पीवाईक्यूज को लगाते रहें। और जो बदलता हुआ ट्रेंड है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को करें, क्योंकि यहां पर जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे वो जो आयोग का वर्तमान ट्रेंड है, प्रेजेंट टाइम के जो प्रश्नों की पूछने की प्रकृति है उसी के आधार पर आपको यहां पर प्रश्न दिए जाएंगे, ताकि जो है आप कोई भी गलती ना कर पाए। तो ये आपको बात यहां पर विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है। इसके अलावा टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपका रिवीजन कराया जाएगा। सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ आपको मिलेगी अभी टेस्ट की, 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें 15 आरओ के आपको टेस्ट मिलेंगे और 15 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके, बहुत फायदेमंद होगा। और 10 पीसीएस के टेस्ट मिलेंगे और 5 सीसैट के टेस्ट मिलेंगे आपको, फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा आपको, जिसमें 5000 क्वेश्चंस होंगे विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा, जो कि क्वेश्चन आपको कैसे होंगे, बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे, अर्थात वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे। यानी कि आप चाहे तो हिंदी भाषा के होंगे या आप इंग्लिश भाषा के होंगे, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे होंगे तो भी ये आपके प्रोग्राम आपके लिए है, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो भी आपके लिए प्रोग्राम है ये, और अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो भी आपके लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। तो इससे जुड़ करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको इससे बखूबी फायदा मिलेगा। तो प्लीज आप चाहें तो इस प्रोग्राम को जुड़कर इसका फायदा आप ले सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है, जुड़ना है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना होगा वीडियो टेस्ट और उस टाइप के हुए मैसेज को आपको भेज देना है संस्थान के नंबर पर, जिसका नंबर है 9506742546, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ये संस्थान के नंबर है, यहां पर जो है जुड़ करके मैसेज करके आप जो है डिटेल्स जानकारी इस प्रोग्राम की आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी आज की सूचना। अब आइए हम लोग फटाफट करते हैं रिवीजन। रिवीजन में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि आईटीबीपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बोलते हैं, इसका बेसिकली स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बेसिकली क्या है जानकारी होनी चाहिए। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है स्थापना दिवस आईटीबीपी का 24 अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पीके बंदोपाध्याय जी का दिल का दौरा पड़ने से हाल ही में निधन हो गया था, तो आपसे पूछा था कि इनका संबंध किससे है, तो यह बेसिकली आकाशवाणी के एक पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। इसके अलावा हाल ही में किस पक्षी का जन्म IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हुआ है, वो कौन पक्षी है, तो वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है। इसकी संख्या क्या है, बहुत ही कम है। तो ऐसे में दरअसल IVF से अगर इसका जन्म हुआ है तो अपने आप में क्या होगा, आगे भविष्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन में कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, फायदेमंद साबित होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस प्रकार के चावल से निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया है भाई साहब, तो वो है आपका उबले हुए चावल। और कल हमने आपको बताया था कि चावल उत्पादन भारत कौन से स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है, और चावल के निर्यात के मामले में किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है। ठीक है, और आज का हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन होगा वो कुछ इसी प्रकार से हो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कल का जो क्वेश्चन हमने पूछा था मतलब आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान के लिए किसे चुना गया, तो रघुवर भट्ट जी को चुना गया। ठीक है, आपको बताया था हमने कल कि मध्य प्रदेश सरकार कालिदास सम्मान देती है, जिसमें 5 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य द्वारा दलित उप कोटा को लागू किया गया है, तो वो आपका राज्य कौन सा है, हरियाणा। और अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए थे, और बताइए मुझे कि वहां पर जो है किसको मुख्यमंत्री बनाया गया। आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्ति दी गई है, यानी किसको चुना गया है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में किस उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा 5 अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, तो वो कौन सा हाईकोर्ट, वो है बॉम्बे हाईकोर्ट, जिसमें अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई साहब किसी भी हाईकोर्ट में कार्य जो है ज्यादा हो गया है, वहां पर जो है अलग न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, तो वहां पर न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति जो है उस पर्टिकुलर हाईकोर्ट में जो है अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देते हैं, जिनका कार्यकाल जो है मैक्सिमम 2 साल का होता है, 62 साल की उम्र तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब कल के प्रश्न का उत्तर है, हमने आपसे पूछा था कि चावल उत्पादन में भारत किस स्थान पर है, तो चावल उत्पादन में भारत बेसिकली किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, और निर्यात में पहले स्थान पर है। ठीक है, चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के बारे में आप बखूबी जानते होंगे। 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते थे आप लोग, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इस योजना में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जो 10 लाख का जो लिमिटेशन था उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत जो है ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या फिर 30 लाख। जल्दी यदि कमेंट करके बताइए कि मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण अब कितना दिया जाएगा, तो अब दिया जाएगा 10 लाख से बढ़ा करके कितना, 20 लाख, यानी कि पहले मिलता था 10 लाख और अब मिलेगा आपको 20 लाख। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 20 लाख किसको मिलेगा, जिन्होंने पिछला ऋण अपना चुका दिया होगा। तरुण योजना के तहत जिन्होंने अपना पिछला ऋण 10 लाख रुपए चुका दिया होगा, अब उसको दोबारा से 20 लाख मिलेगा, यानी कि न्यू मेंबर्स को नहीं मिलेगा, पुराने वालों को मिलेगा जिन्होंने इसको चुकाया होगा पहले। बात समझ में आ गई, तो यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए, और अगर हम बात करते हैं इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, मतलब जो है कि बढ़ाने की मुद्रा योजना को कि भाई 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा, इसकी बात बेसिकली जो 2024-25 का जो बजट था उसमें कहा गया था कि भैया हम 20 लाख रुपए तक का कर देंगे। यानी कि जो वित्त मंत्री आपकी कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने घोषणा की थी केंद्रीय बजट 2024-25 में। ठीक है, 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। और इस योजना में नई तरुण प्लस श्रेणी, तो पहले क्या थी, तरुण श्रेणी थी, और अब क्या कर दिया गया है, तरुण प्लस श्रेणी। यानी कि जिन लोगों ने तरुण श्रेणी के अंतर्गत दरअसल 10 लाख रुपए पहले भुगतान ऋण चुका दिया होगा, अब उनके लिए एक नई श्रेणी बनाई जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, तरुण प्लस श्रेणी। तो अब जो है उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, तरुण प्लस श्रेणी, और तरुण प्लस श्रेणी वालों को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि जो पहले पैसा 10 लाख रुपए चुका चुके होंगे। ठीक है, यह श्रेणी उन उद्यमियों को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करेगी जिन्होंने अपने पिछले तरुण ऋण क्या है, चुका दिए हैं। ठीक है, समझा गया, आगे चलो। नेक्स्ट है, हाल ही में 21वें पशु गणना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप दें, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो पशु गणना होती है उससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो
अभी ये 21वीं पशुगणना अभियान होगा, इसके पहले जो 20वीं पशुगणना हुई थी उसके बारे में आप लोग क्या करिएगा, डिटेल्स में इंटरनेट से जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा, या जिस भी मैगजीन में इसके बारे में जानकारी होगी उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 21वीं पशुगणना अभियान का शुभारंभ किया गया है। पूछा है प्रश्न आपसे कि किसने इसका शुभारंभ किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राजीव रंजन सिंह के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि राजीव रंजन सिंह। और राजीव रंजन सिंह जी कौन हैं, आइए हम देखते हैं कि कौन से मंत्री हैं। तो राजीव रंजन सिंह जो मंत्री हैं किसके हैं भैया, ये मंत्री हैं आपके किसके, ये मंत्री हैं केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन। इन्होंने ही दरअसल इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है, किसका, 21वें पशुगणना अभियान का। ठीक है, उद्देश्य क्या है भाई साहब, उद्देश्य है देश में पशु स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना, और इस सर्वेक्षण के अंतर्गत पशुधन की 15 प्रजातियों को इसमें क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया, गांधीनगर, सूरत, लखनऊ, नई दिल्ली। अधिकतर लोग नई दिल्ली को लगा लेंगे, लेकिन नई दिल्ली आंसर नहीं है, आंसर सही है इसका भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात के गांधीनगर में अभी हाल में 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक, तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। और आयोजनकर्ता कौन है, तो आयोजनकर्ता जो है वो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। अक्सर यहां से प्रश्न पूछ लेता है, कोई भी अगर प्रदर्शनी चल रही होती है, कोई भी अगर आयोजन होता है, तो उस आयोजन को करने वाला मंत्रालय कौन होता है, मिनिस्ट्री कौन होती है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो जब भी आप किसी योजना के बारे में, किसी प्रदर्शनी के बारे में पढ़ें, तो उस चीज को किस मंत्रालय ने शुरू किया है, उस मंत्रालय का नाम आप लोग जरूर जो है पढ़ के याद रखिएगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा उद्घाटनकर्ता गुजरात के कौन है, मुख्यमंत्री भूपेश पटेल। ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्घाटन किन्होंने किया, तो उद्घाटनकर्ता को भी आपको याद करना होता है। और उद्देश्य, तो उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि शहरी गतिशीलता बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर विचार करना। यानी कि अगर कोई सम्मेलन होता है तो सम्मेलन कहां पर हुआ है, सम्मेलन किस दिन हुआ है, उसका उद्घाटन किन्होंने किया है, मंत्रालय कौन सा आयोजन करता, मंत्रालय कौन सा है, उद्देश्य क्या है, ये सभी जानकारियां दरअसल आपको होनी चाहिए, जो कि आप यहां से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये सब जब आप करंट पढ़ा करिए तो इसको समझा करिए। जैसे न्यूज़पेपर में कोई ऐसे ही आर्टिकल आ गया, तो अब आपको वहां से कौन कौन सी चीज उठानी है, यही सारे पॉइंट, आयोजनकर्ता, उद्घाटनकर्ता, उद्देश्य, कौन सा नंबर का ये जो है आयोजन था, कहां पर किया गया है, किसने उद्घाटन किया है, ये सभी जानकारी आपको यहां पर होनी चाहिए। इसी तरीके से आप लोग आर्टिकल्स वगैरह को जब न्यूज़पेपर पढ़ा करिए तो ऐसे ही आपको रेडी करना होता है चीजों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान जो ऐप है उसको लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली में, लखनऊ में, इंदौर में, फिर सूरत में। तो अभी हाल ही में जो है ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान जो ऐप है उसको नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा कि गांव में दरअसल एप्लीकेशन के माध्यम से आप मौसम का पूर्वानुमान जान पाएंगे कि दरअसल मौसम कैसे होने वाला है। कई बार क्या होता है कि मौसम की जानकारी ना हो पाने की वजह से किसानों को हमारे बहुत नुकसान होता है। किसान ही एक ऐसी जो है क्या कहते हैं संस्था कह लीजिए, ऐसे लोग हैं किसान कि जिनके प्रोडक्ट जो होते हैं, जिनके जो संसाधन होते हैं, जो उसके पैदावार के, वो क्या होते हैं खुले में हुए होते हैं, उनके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी या किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता है अपने आप में। यानी कि प्रकृति की मार अगर कोई झेलता है सबसे अधिक, सबसे भयानक, तो वो किसान होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अगर हम जी रहे हैं, अगर हमारा जीवन है, तो सिर्फ और सिर्फ किसानों की वजह से है, गांव की वजह से है। गांव से अगर सब्जी का सप्लाई बंद हो जाए तो भैया आपके घर में सब्जी नहीं बनेगी। गांव से यदि दूध की सप्लाई बंद हो जाए तो दूध पीना, चाय और कॉफी जो चस्का, जो चुस्की मार मार के जो आप पीते हैं, वो आप जो है जो 300-300 रुपए की चाय और 400-400 रुपए की जो कॉफी आप पीते हैं रेस्टोरेंट में, वो नहीं पी पाओगे आप। ठीक है, रेस्टोरेंट नहीं चलेंगे, जो ठेले चलते हैं वो नहीं चलेंगे, जो चाय चुस्की मार के पीते नहीं पियोगे आप, सब कुछ बंद हो जाएगा। सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी। और अगर इंसान खाएगा नहीं तो जिएगा कैसा। फिर आप बड़े बड़े महलों में रहिए, बड़े बड़े जगहों पर रहिए, बड़े बड़े आप बिल्डिंग्स में रहिए, कोई मतलब नहीं। अगर आपके मुंह में अगर खाना नहीं गया, अगर शरीर में खाना नहीं गया, तो क्या जी पाओगे? नहीं। तो हमारा जीवन, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर हमें कोई जीवन देता है तो एक माँ देती है, और माँ के बाद अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का होता है
तो वो होता है हमारे किसानों का, इसलिए हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, कई बार कई लोग जो शहर में रहने लगते हैं अक्सर वो गांव के लोगों की जो है बुराई करते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि वहां के लोगों को असभ्य समझते हैं। भाई साहब वही आपको जीवन देते हैं, इसलिए हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करना। तो कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक मारो बहुत झेलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आज धूप बहुत तेज है, अपने धान की फसल को उन्होंने काट दिया और क्या है खेतों में फसल जो है उन्होंने काट के रख दिया, या फिर फसल ऐसा हो रहा है कि भाई किसान ने तय किया कि हम कल काटेंगे फसल, मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, या किसान बीमार हो गया फसल नहीं काट पाया, आज बहुत तेज धूप है, अचानक से मौसम खराब हुआ, तेज बारिश हुई, सारी की सारी फसल जो है एक पल में आधे घंटे के अंदर पाला गिर गया, पत्थर गिर गए, आधे घंटे के अंदर उसकी सारी मेहनत जो उसने 4-5-6 महीने जो उसने किया होगा, जो पैसे लगाए होंगे, जो धूप छांव ना देख करके उसने मेहनत की होगी, सबका सब बर्बाद हो जाता है। इतनी बड़ी आपदा उसके लिए होती है कि उसका कोई दर्द शायद ही वो इंसान समझता होगा, या आप लोगों में से जो किसान के बेटे होंगे वो सभी लोग समझते होंगे, मोस्टली सभी लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, सभी लोग इस दर्द को महसूस करते होंगे। खैर बहुत बड़ी विडंबना होती है, तो इसीलिए दरअसल इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है कि ताकि किसान पूर्वानुमान कर पाए, जान पाए कि मौसम कैसा होगा और उसके अनुसार अपनी फसल को काट लें, या खेत में जो काटी हुई फसल है उसको जो है अपने घर में सेव कर पाए, उसको अपने घर में भंडारित कर पाए। ठीक है, ये एप्लीकेशन अपने आप में अच्छी चीज है। ये बातें यहां पर लिखी गई कि नई दिल्ली में दरअसल इसको लॉन्च किया गया है। यह पहल बेसिकली ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र के माध्यम से मौसम संबंधी अपडेट प्रदान करेगी। इस पहल की आधारशिला पंचायती राज मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा रखी गई है, क्योंकि ये सभी लोग क्या है मौसम वगैरह का पूर्वानुमान प्रॉपर तरीके से लगा पाएंगे, एप्लीकेशन के माध्यम से बता पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो डे होता है। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? यह दिवस 1945 में यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाने का क्या है वर्षगांठ का प्रतीक है। अगर बात करते हैं इसके मुख्यालय की संयुक्त राष्ट्र की, तो ये कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके अलग अलग संगठन हैं, आप लोग जानते होंगे 6 संगठन इसके अलग अलग हैं, जिसके बारे में भी अक्सर आपके एग्जाम पूछता है, उसको रेडी कर लीजिएगा। एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र के क्या है? वर्तमान महासचिव हैं। यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज आपका टास्क पहला है, ठीक है, वो ये कि जो संयुक्त राष्ट्र है, क्या संयुक्त राष्ट्र इसके कौन से अन्य संगठन हैं, इनके बारे में आप जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा, उनके अध्यक्ष, उनके मुख्यालय और बाकी जो अन्य जानकारियां होंगी। अक्सर आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछता है यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से अन्य संगठन हैं। प्लीज आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा, एक प्रश्न पक्का है कि आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा हर हाल में। ठीक है, कर लीजिएगा भाई साहब, बैठे मत रहिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, इंदौर, या फिर में से क्यों नहीं? कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन बेसिकली नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल जी ने ही इस सम्मेलन का क्या किया है? उद्घाटन किया है। यानी कि उद्घाटनकर्ता कौन है जो है? ये पीयूष गोयल जी हैं। पीएम मोदी ने भारतीय आकांक्षाओं, विकसित भारत का रोडमैप और तकनीक और स्किल की बदौलत दुनिया को भरोसा दिलाया है कि भविष्य की समस्याओं का समाधान देने में भारत क्या है सक्षम है। मतलब इस जो है पूरे मीटिंग में या पूरे इस आयोजन में ये सारी बातें वहां पर कही गई थी। ये सब मोटो दरअसल फिक्स किए गए हैं वहां पर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महामारी निधि परियोजना की शुरुआत कब की गई? 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। जल्दी जल्दी बताइए, महामारी निधि परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो यह शुरुआत की गई भैया 21 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी 21वीं जो पशुधन गणना है उसी के दौरान दरअसल इसको लॉन्च किया गया है, इसको शुरुआत की गई है, यानी कि इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर की गई। केंद्र सरकार 2030 तक, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्या केंद्र सरकार 2030 तक देश से खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अक्सर आपके एग्जाम में खुरपका और मुंहपका रोग जो है के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। तो खुरपका मुंहपका रोग जो है, जो खुर वाले पशु होते हैं उनसे संबंधित होता है।
ठीक है। और यहां से प्रश्न बहुत पूछता है। अब रोग के बारे में अगर बात आ गई है तो बायो वाले सेक्शन में आपके जितने भी डिजीज हैं, चाहे वो पशुओं से संबंधित हैं, चाहे वो मनुष्य से संबंधित हैं, और मनुष्य से अगर संबंधित हैं तो वो डिजीज वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, किस प्रकार के डिजीज है, उस डिजीज को जो है करने में कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो डिजीज वाला जो चैप्टर है आप लोग उसको रेडी कर लीजिएगा। ये टास्क हमने आपको कई बार दिया है, अगर आपने पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पूरा किया है तो फिर से मैं आपको टास्क देता हूं। जो लोग नए लोग होंगे उनके लिए है कि आप लोग बायो वाले सेक्शन में से जो डिजीज का चैप्टर है, अर्थात DISEASE डिजीज का चैप्टर है, उसको कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो वाले सेक्शन में आपके लिए डिजीज इंपॉर्टेंट है, विटामिन इंपॉर्टेंट है, ब्लड का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो चैप्टर है, जो पोषण वाला चैप्टर है, वो इंपॉर्टेंट है। ये सभी चैप्टर बायो के सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप लोग अभी दीपावली छुट्टी में लूसेंट से, सामान्य विज्ञान में जो लूसेंट है उससे आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ये मेरी आपसे क्या है, हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज। ओके, जो लोग नए होंगे उनको मैं बता दूं कि आपको एक टास्क की कॉपी बनानी होती है, जो कि मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूं कि भाई आपको ये चीजें रेडी कर लेनी होती है, राइट। चलो, और दूसरी कॉपी मुख्य परीक्षा की पीसीएस की अगर आप तैयारी करते होंगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने उनके द्वारा क्या हुई है, एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है एमिशन गैस रिपोर्ट 2024। इसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने अभी एक जो है क्या की है, रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है एमिशन गैस रिपोर्ट 2024। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में किस स्थान पर है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया और पूछा है तो आपको बताना है कि पहले स्थान पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, चौथे पर है। जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है आपके लिए, यह भी आप ध्यान रखिएगा, तो टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह भारत जो स्थान है इसका वो है तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है भैया, पहला स्थान है आपका चीन का, दूसरा स्थान किसका है आपका, अमेरिका का, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में, और जो तीसरा स्थान है वो किसका है, भारत का। अब बात अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, जल्दी मुझे बताओ। ग्रीन हाउस जो गैस हैं, ग्रीन हाउस जो गैस है वो कौन कौन सी है। ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आपकी सबसे नंबर पर आती है CO2 आती है, फिर CH4 अर्थात वो मीथेन होती है, वाटर वेपर भी होता है, और अन्य प्रमुख गैसें होती हैं। मेन कौन सी होती है, CO2 होती है। अक्सर आपके एग्जाम में ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में प्री में पूछा जाता है। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और हरित गृह प्रभाव क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको कई बार क्या है समझाया है आपको कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, किस प्रकार से दरअसल ये आपको जो है जानना जरूरी होती है। तो आप लोग ग्रीन हाउस इंपैक्ट अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ये भी क्या है, टॉपिक है आपका टास्क नंबर 3 है। क्या टास्क 3 है आज आपका, टास्क 3 कि आपको ग्रीन हाउस गैस, जिसको GHG भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको आपको रेडी कर लेना है। अक्सर आपके एग्जाम में यही पूछ लेता है कि कौन सी ग्रीन हाउस सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो सीरियल से आप रेडी कर लीजिएगा कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है जो है, ठीक है। ये सब आप ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसके क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, हरित गृह प्रभाव क्या है, इसको रोकने के लिए कौन कौन से जो है कन्वेंशन किए गए हैं, ये सारी डिटेलिंग दरअसल आपको जो है रेडी कर लेनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्री के लिए भी, मुख्य परीक्षा के लिए भी, और अक्सर जो है इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है। मेरे फ्रेंड है एक जो है, जो कि 2018 में उसका नहीं हुआ था पीसीएस में जो है, और उससे एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा था कार्बन एक्सक्रीशन को लेकर के कि बताओ कार्बन एक्सक्रीशन में यानी कि कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा जो है योगदान किस देश का है। उसने वो प्रश्न गलत बता दिया था, जो कि बहुत आसान था, ठीक है। और वो क्यों गलत हो गया था, शायद या तो हो सकता है कि हड़बड़ी हो गई हो, या तो इसके पीछे कारण क्या था कि उसने सही तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया होगा, करंट पर नजर अपनी उसने नहीं दौड़ाई होगी, ठीक है। हालांकि उसके बाद उसने कई सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन फिलहाल नहीं हो पाया है सक्सेस, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्सर एक दिन मैं आपको समझा रहा था कि कहीं ना कहीं लक एक बड़ा फैक्टर होता है। इसीलिए ध्यान रखना कि अपनी किस्मत को आप संजो सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसीलिए किसी का दिल को वगैरह को मत दुखाना, किसी का ना, किसी को परेशान मत करना, उसकी हाई लग जाती है, अक्सर ये भी होता है, ठीक है। ये चीजें
समझ में नहीं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लक फैक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लिए। इसलिए हमेशा दूसरों का भला करने का सोचिएगा, कभी किसी के जो है उसका प्रभाव ऐसा ना पड़े कि जो आपकी किस्मत पर उसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़े। ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए, ठीक है। हालांकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लक फैक्टर 1% भी होता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आपके लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी आप दुखी ना करें। ये भाव आपके जो है मन में हमेशा रहना चाहिए। इसका ये ब्लेसिंग होती है हमारे अच्छे लोगों की। किसी गरीब को अगर आपने रोटी खिला दिया, किसी गरीब की अगर आपने हेल्प दे दी, उसकी जो ब्लेसिंग होती है, उसके जो आशीर्वाद होता है, वो लगता है आपको भाई साहब, ठीक है। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि आप एक बहुत मॉडर्न टाइप के व्यक्ति हो, आपको लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गरीब व्यक्ति का आशीर्वाद, किसी की हेल्प करते हैं उसका आशीर्वाद लगता है आपके पुराने कर्मों को अच्छा करता है, ठीक है। ध्यान रखना। इसलिए आज से अगर ये हरकत आपकी है कि जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुखाते तो मत दुखाइएगा, इसका इंपैक्ट पड़ता है भाई साहब, ठीक है। तो पढ़ाई तो करना है, वो जरूरी है, लेकिन इसके साथ जो है इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो ये भारत अभी किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर भारत है, ओके। चलो, तो हाल ही में यूएनईपी में ने एमिशन गैस रिपोर्ट 2024 जारी किया है। कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले पर कौन है? चीन है, जबकि दूसरे पर अमेरिका है। वर्ष 2023 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 57 गीगाटन CO2 के क्या था? बराबर हो गया है, जो कि वर्ष 2022 की तुलना में क्या है? 1.3 जो है % की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 में क्या हुआ है? 1.3% की वृद्धि देखी गई है। अपने आप में बहुत ही जो है क्या है, खतरनाक स्थिति है। पेरिस समझौता आप लोग जानते होंगे। पेरिस समझौते के अंतर्गत 1.5 डिग्री जो है क्या कहते हैं टेम्परेचर को जो है उस पर जो है रोक लगाने की बात की गई कि इसको कंट्रोल किया जाए किसी तरीके से, ठीक है। जो आपका वैश्विक तापन हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, कार्बन जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, आप लोग पेरिस समझौता को भी पढ़ लीजिएगा। पेरिस समिट जो है आपके लिए बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। पेरिस समिट, ठीक है, पेरिस समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें जानने और देखने को मिली, ठीक है। चलो, बाकी जो हमने टास्क दिया है प्लीज आप लोग उसको कर लीजिएगा, बहुत फायदेमंद में रहेंगे आप लोग, मतलब बहुत फायदे में रहेंगे, ठीक है। अब आज का प्रश्न है सिंपल सा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जहां पर जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं इन सारे बीमारियों के चक्कर में, ठीक है। तो आपको बताना है, प्रश्न क्या है? पारा, जिसको HG बोलते हैं, कि अधिकता से होने वाला रोग क्या है? पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता, इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर ब्लैक फुट रोग। ये 4 के 4 जो डिजीज दी गई है ना, 4 के चारों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहली बात तो इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, और 4 के 4 जो डिजीज यहां पर दी गई हैं, ये किस किस से होती हैं, कहां कहां पर होती हैं, इनके बारे में भी आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न अक्सर यहां से पूछा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम को लेकर के अक्सर एक बार जो है क्वेश्चन गलत हो गया था, शायद 2019 में आया था या 20 का पेपर था, उसमें जो है सभी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने जो है इसका उत्तर गलत बताया था। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आपको शायद याद होगा। आई थिंक 21 का पेपर था कि शायद 20 का था, याद एग्जैक्ट मुझे नहीं है, ठीक है, शायद 21-22 का शायद पेपर था, आई थिंक, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब आपके लिए मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है कि सूचना का अधिकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RTI बोलते हैं। तो प्रश्न पूछा है आपसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस प्रकार से सिविल सेवकों में जवाबदेहिता का भाव सृजित किया है? टिप्पणी कीजिए। यानी कि RTI के बारे में आपको लिखना है और आपको बताना है कि RTI ने किस प्रकार से शासन को मजबूत किया है, यानी कि जो सिविल सेवक होते हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है। इस पर आपको लिखना है, लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं लिख पाएंगे तो मुझे बताइएगा। तो ये हो गया आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में एक छोटा सा लाइक प्लीज आप लोग कर दीजिएगा। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यही आपसे मैं अपेक्षा भी करता हूं। कल मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। मैं आपके साथ हूं। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।